केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में रांची के बेटे सुभाष कुमार ने 25 लाख रुपए जीते। अमिताभ बच्चन को आपने जो देखा, आप की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा महसूस? सर हम लोग के पिताजी माताजी लोग उनके सपने देखते हैं, उनसे मिलने की चाहत रखते थे। तो सर मैंने जब उनको देखा, एक तरह से सपना ही जैसा था मेरे लिए सब कुछ। हम अपना बेटा से बहुत प्यार करते हैं और सर मेरा बेटा मेरा मतलब अभिमान है। और आज ये केबीसी में गया सर तो हमें बहुत खुशी मिली क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन से मिलने का हमें सौभाग्य मिला सर। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं सर, और मैं वहां पे नील डाउन हो जाता हूँ उस कुर्सी के सामने। इतना ज्यादा इमोशंस उमड़ पड़ता है मेरे पर, रो पड़ता हूँ सर उस समय। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में रांची के बेटे सुभाष कुमार ने 25 लाख रुपए जीते। क्या रहा उनका सफर, कैसे पहुंचे केबीसी, और वहां पर केबीसी में उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना टैलेंट इस तरह से दिखाया कि उन्होंने खूब तालियां बजाई, उन्होंने कविताएं सुनाई, मिमिक्री की कई फिल्म स्टार्स की, और इसके अलावा उन्होंने गाने भी गाए। सुभाष कुमार एक ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने 2 एपिसोड में काम किया है। एक एपिसोड 11 दिसंबर को प्रसारित होगा और 12 को भी एक एपिसोड प्रसारित होगा, और वो जीत करके आए हैं, हमारे साथ हैं, और हम उनसे बातचीत करके ये पूछेंगे कि केबीसी में उनका ये जाना और उनको ये जो कामयाबी मिली है उनके लिए, उनके परिवार के लिए क्या है। सुभाष, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप अमिताभ बच्चन से मिल करके आ रहे हैं और आपको जाहिर है अंदर से कैसा आप महसूस कर रहे हैं वो आप ही बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अभी क्या जीत करके कहां से आए? सर मैंने इस बार केबीसी के 17वीं सीजन में भाग लिया था। मैंने ऑडिशंस दिए और मैंने सारे ऑडिशंस क्लियर कर लिए, और मैं अमिताभ बच्चन सर के साथ अभी हॉट सीट शेयर करके आ रहा हूँ। और मैंने वहाँ पर सर 50 लाख का सामना किया है और 25 लाख मैंने वहाँ पर जीते हैं। 25 लाख रुपए जीते आप। अब सबसे पहला सवाल ये कि अमिताभ बच्चन को आपने जो देखा, आप की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा महसूस हुआ? सर हम लोग के पिताजी माताजी लोग उनके सपने देखते हैं, उनसे मिलने की चाहत रखते थे। तो सर मैंने जब उनको देखा, एक तरह से सपना ही जैसा था मेरे लिए सब कुछ। विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले दिन जब शूट पर गए, उनको देखा जब वो दौड़ते हुए आते हैं और एनर्जी, सब ऑडियंस पागल हो जाती है। लगा कि सर सच में ये सच है या सपना है। उसके बाद धीरे धीरे जब बैठा, नर्व्स थोड़ी कूल डाउन हुई, तब एहसास हुआ हाँ ये सच में मेरे साथ हो रहा है, मैं सच में यहाँ सेलेक्ट हो गया हूँ, इनके साथ मुझे सीट शेयर करना है। बहुत खुशी हुई सर। अच्छा, ये जो केबीसी होती है, ये होता है, उसमें जाने के लिए जो है वो कैसे, आजकल का क्या सिस्टम है? सर टीवी पर सभी हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हाँ चलो क्वेश्चन आंसर दे दिए, वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग। लेकिन सर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इसका। पहले आपको फोन में ही 2 स्टेजेस क्लियर करने होते हैं। सर पूछते हैं सवाल, उसका जवाब देना होता है। फिर आपको कॉल्स आते हैं, उसका भी वो लोग टाइम लिमिट के अंदर आपको जवाब देना होता है सही सही। उसके बाद जब आप वो अगर स्टेज आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को वो ग्राउंड ऑडिशंस के लिए मुंबई बुलाया जाएगा। वहाँ पे हजारों लोग सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होकर आए हुए हैं जो, उनका ग्राउंड ऑडिशंस होता है। ग्राउंड ऑडिशंस में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन में आपको फॉर्म फिलिंग किया करना है, जिसमें आपके ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछा जाता है। लगभग 60 से 70 पॉइंट्स में आपको 2 घंटे में लिखना होता है। उसके बाद सर भरने के बाद हर किसी को जीके राउंड के लिए बुलाया जाता है। और जीके राउंड में, हमारे जीके राउंड में 20 सवाल थे, और उसमें भी सर कट ऑफ होता है। जो भी व्यक्ति उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं वो सर फाइनल राउंड में पहुंचते हैं, जो पर्सनल इंटरव्यू का होता है। और आप पर्सनल इंटरव्यू देते हैं, जैसा भी रहता है उनकी प्रतिक्रिया, आप जिस तरह से वहां पर प्रस्तुति देकर आए हैं उसके हिसाब से वो लोग फाइनली आपको
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो टीवी राउंड होता है उसके लिए बुलाते हैं और वहां से हॉट सीट का सफर शुरू होता है हम लोग का। ये कितने घंटे की प्रक्रिया होती है जो शूटिंग होती है, वो कितने घंटे अमिताभ बच्चन स्टेज पर रहते हैं? और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो होता है वो उस तक पहुंचने और आपके मुंबई जाने के बीच में कितना समय? सर वैसे तो ये पूरा जिंदगी का ही सफर है, क्योंकि हर किसी का सपना है ये। लेकिन वहाँ की जब बात करें तो आ, हम लोगों ने ऑडिशंस दिए, लगभग 1 महीने का ये पूरा प्रोसेस था सर। जब 1 महीने सब कुछ हो गया, ग्राउंड ऑडिशंस हो गया, जब वहां पर पहुंच गए सेट पर, तो हम लोग का वहाँ शूटिंग होता है। शूटिंग में सब लगभग शूटिंग 4 से 5 घंटे चलती है। एक दिन की शूटिंग 4 से 5 घंटे ही चलती है। उसमें सब कुछ वहां पर क्लियर कट होता है, कुछ भी रीटेक्स नहीं होते हैं। जैसे सर लाइव लाइव दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वहां पे रीटेक्स नहीं होते हैं। बिल्कुल सर। और जैसे होता है वो, जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है सर। सब कुछ बहुत अच्छे से। अमिताभ सर आते हैं, सबको ग्रीट करते हैं, ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, फिर बैठते हैं। जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है और जो भी क्लियर करते हैं उस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को क्लियर करने में ही हुई सर। 7 लोगों को मौका मिला, मेरा 6ठे नंबर पर हुआ, अंतिम दिन हुआ, ऐसा मेरा मंजर था वहां पर। तो वो बहुत मुश्किल होता है। 3 दिन हुआ मतलब कितने बार होता है? सर लगभग 7 मौके मिलते हैं आपको एक सप्ताह में। जो 10 कैंडिडेट वहां पर सेलेक्ट होकर आते हैं, उनको लगभग 7 मौके मिलते हैं जाने के हॉट सीट पर। एक सप्ताह उनके लिए ही होता है, क्योंकि उतने सारे हजारों कैंडिडेट का ऑडिशंस हुआ था और फाइनली पूरे भारत से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट होते हैं अंतिम में, वहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में। तो इसीलिए उनको लगभग 7 मौका मिलता है हॉट सीट जाने के लिए। वहां पर आप कंपीट करिएगा, वो सवाल पूछेंगे आपसे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और हमें 10 सेकंड मिलता है उसको आंसर करने के लिए। जिसकी उंगलियां और दिमाग सबसे तेज चलती है वो जीत जाता है, और वो फिर सर के साथ हॉट सीट शेयर करता है। फिर वो लगभग 1 से 1.5 घंटे या 1.5 से 2 घंटे तक उनका चलता है, और ये लगभग 4 घंटे में समापन हो जाता है सर शूटिंग। जैसे टीवी में दिखाता है वैसा नहीं होता है कि सर पूरा एक दिन वहां पर शूटिंग चल रहा है लंबा समय के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनस्क्रिप्टेड शोज दैट आई हैव एवर बीन टू। तो ये बहुत ही अच्छा शो है सर, और 4 घंटे में प्रक्रिया खत्म हो जाती है इसकी। चलिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप का नाम आ गया, फिर सीधे आपको लेके गए। पहला सवाल क्या पूछा? सर पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें मेरे राज्य का भी रोल था, झारखंड बिहार। पहला सवाल मुझसे पूछा गया था झारखंड बिहार के एक पर्व से संबंधित एक डिश के बारे में। ठेकुआ का स्वाद कैसा होता है? 5,000 रुपए के लिए सवाल था। क्योंकि सर को मैंने बताया, जैसे ही वो सवाल पूछे तो थोड़ी सी अंदर खुशी हुई कि अच्छा हमारे पर्व से है, छठ महोत्सव। मेरी मम्मी भी करती है वो छठ, तो उसी से है। तो मैंने बताया सर कि मेरी मम्मी भी करती है सर छठ, तो इसीलिए मुझे पता है। हम लोग सब परिवार में साथ बैठते हैं, बनाते हैं। उन्होंने पूछा कि अच्छा सुभाष जी बताइए कि इसकी प्रक्रिया क्या है, ठेकुआ कैसे बनाते हैं? तो हम लोग, मैंने बोला सर सबसे पहले तो परिवार के साथ मिलकर खुशी से बनाते हैं, उसके बाद जो आटे होता है, गुड़ होती है, वो सब चीजें होती है, सबको मिलाया जाता है, फिर छाना जाता है घी में। तो ये था पहला सवाल सर मेरा, ठेकुआ का स्वाद कैसा होता है। चलिए, आप सबसे पहले तो आपने अपने जो 3.5 लाख रुपए का स्टेज पार किया होगा, 5 लाख का स्टेज पार किया होगा। तनाव कितना, दबाव कितना होता है उस वक्त? सर दबाव इतना था सर वहां पर, जब आप वो 10 कैंडिडेट्स के बीच में बैठते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए, मुझे वहां पर बैठना इतना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैंने लाखों के बीच में, लाखों में 10 में जगह बनाई थी अपनी। मुझे लगा था हाँ कॉम्प्लेक्स स्टेजेस वो पार कर लिए वहां पर जाकर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सबसे मुश्किल राउंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में होता है। क्योंकि सर मैंने कहा आपको, पहले 3 दिन मेरा हुआ ही नहीं। मतलब 5 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बीत गए थे और मेरा नहीं हुआ था। तो ऐसा था सर ना कि वहां पर बैठकर अजीब लग रहा था। सर को मैंने ये कहा था सबसे पहले जब हॉट सीट पर गया था, तो सर को ये कहा कि सर मेरे घर से ना मुंबई की दूरी लगभग 1650 किलोमीटर है, लेकिन यहां बैठकर ये 6 मीटर का रास्ता तय करना मुझे भारी लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। तो इसीलिए सर वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी दूरी हो गई थी, वो 6 मीटर का फासला तय करना इतना मुश्किल था। 2-3 दिन से मुझे बहुत ही अंदर से रोने का मन कर रहा था, क्योंकि हो नहीं रहा था। इतनी दूर आके सबका
सिर्फ मेरा नहीं, मेरे परिवार का नहीं, रांची का भी नहीं, पूरे झारखंड का एक तरह से मैंने वहां पे प्रतिनिधित्व किया है। तो वो एक था कि सबको सही साबित करना है, उसका नाम ऊपर लेकर जाना है। तो इसीलिए सर बहुत ही दबाव था। इसीलिए आप देखिएगा जब 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को टेलीकास्ट होगा तो मुझ मेरे आंखों आंखों में आंसू आ जाती है सर, और मैं वहां पे नील डाउन हो जाता हूँ उस कुर्सी के सामने। इतना ज्यादा इमोशंस उमड़ पड़ता है मेरे पर, रो पड़ता हूँ सर उस समय। अमिताभ बच्चन खेलते खेलते भी बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, तालियां बजती हैं। उसी क्रम में मैंने देखा ट्रेलर में कि आप उनको मिमिक्री करके सुना रहे हैं। तो मिमिक्री का जिक्र कैसे आया और मिमिक्री आपकी जिंदगी में कब शामिल हुई? सर मुझे बचपन से फिल्मों का बहुत शौक रहा है, फिल्मों का, अभिनेताओं का। कोई और बचपन से ना सर मैं सबके नाम बिगाड़ने में माहिर हूँ, सबके नाम बिगाड़, घर में भी मेरी बहन लोगों का बहुत नाम बिगाड़ के रखा है, दोस्तों में भी। और सर मैं अपने जो फ्रेंड सर्कल है ना उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, चर्चित हूँ सबकी नकल करने के लिए, सबकी नकल करता हूँ अलग अलग तरीकों से। तो बचपन से ये चलते रहा था, लोगों को देखता था, एक्टर्स को देखता था, अमिताभ सर को भी देखता था, तो मन करता था उनकी आवाज़ में बोलूँ थोड़ा। तो सर मेरे दो फेवरेट एक्टर्स हैं, नाना पाटेकर सर और सनी देओल सर। तो उसका जिक्र वहां पर इसीलिए हो गया क्योंकि किस्मत से तीसरा सवाल मेरा आ गया एक मूवी के बारे में जिनमें उन अभिनेताओं का नाम है। तो उन्होंने कहा आप फिल्में देखते हैं, आपको एक्टर्स पसंद है? तो मैंने कहा सर मैं सिर्फ देखता ही नहीं हूँ, उनकी मिमिक्री भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए हम देखते हैं। तो मैंने कहा सर कि मैंने कुछ बनाया है केबीसी के लिए, वो अपने से बनाया है कि केबीसी अगर एक दिन अगर मौका मिल जाए, मैंने ये कहा सर कि छोटी मुंह बड़ी बात वो कह रहा हूं, एक दिन के लिए सर मान लीजिए, बस सिर्फ मान लीजिए कि एक दिन केबीसी होस्ट नाना पाटेकर सर कर रहे हैं और कंटेस्टेंट के रूप में बैठे हुए हैं सनी देओल सर। तो उन लोग दोनों में बातचीत कैसे होगी? तो मैंने कहा था सर, कुछ प्रिपेयर किया था ऐसे, ए केबीसी कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? तुम गीत हो, संगीत हो, सपना हो, अपना हो, मौका हो, चौका हो। अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? अगर आपको दिक्कत हो रही है ना सर, मैं बता सकता हूँ केबीसी आपके लिए क्या है। मैंने अपने मैडम जी से ही पूछा था, उन्होंने भी यही कहा कि केबीसी आपके लिए जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है और सच्चा है। चल इस सवाल का जवाब दे, गांव में पानी कहां से आता है? आपके ऑप्शंस है। सर मुझे ऑप्शंस नहीं चाहिए, ये तो मैं बिना ऑप्शंस के बता सकता हूँ। हैंड पंप, जिसे उखाड़ने मुझे बहुत मजा आता है। मैंने अपने जिंदगी में से कई बार उखाड़े भी हैं। बहुत अच्छा, सही जवाब आपको मिलता है, हैंड पंप। तो मैंने ये किया सर। वो तो एक डेडिकेटेड टू केबीसी ही था, ये मैं केबीसी के लिए बनाया था सर ये खासकर, क्योंकि और कुछ डायलॉग्स बोलता तो वहां पर वो उतना रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन वो सिर्फ एक्टर्स कर रहा था। लेकिन मैंने एक्टर्स को केबीसी के मंच पर लेकर आ गया और केबीसी मेरा मंच बन गया और मैंने उस चीज को प्रस्तुति दी। और सर बिलीव नहीं करिएगा, ऑडियंस इतनी ज्यादा खुश थी मेरे से, इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा हंस रहे थे, तालियां पीट रहे थे कि मजा आ गया सर। और गाने का भी मैंने सुना। हाँ सर, मुझे बचपन से म्यूजिक का भी बहुत शौक रहा है। इनफैक्ट अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा मैं जुनूनी म्यूजिक में ही हूँ। तो म्यूजिक का ही बात है कि वो कहें कि आप, हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आप गाना भी गाते हैं। तो मैंने कहा सर ये कंप्यूटर जी तो बहुत तेज है, मेरे सारे राज खोल दे रहे हैं। तो मैंने वहां पर वो कहे कि हम लोग भी सुनना चाहेंगे आपसे, अगर इतनी प्रतिभा है आप में। तो मैंने गाना गाया था जो माँ को समर्पित था। तो वहां पर माँ गाना गाया था, उस पर भी बहुत ही तालियां बजी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि केबीसी में 2 दिन 2 एपिसोड में आना और 50 लाख तक पहुंचना, फिर क्या हुआ? वो मुश्किल सवाल था, क्या था सर? वो क्योंकि सर 50 लाख के बाद सिर्फ 2 ही सवाल बचते हैं, एक 1 करोड़ का और एक 7 करोड़ का। तो जो प्रश्नों की जो कठिनता होती है ना, वो लगभग 5 लाख के बाद शुरू हो जाती है। जो 7.5 लाख से लेकर जितने भी सवाल होते हैं वो बहुत ही कठिन होते हैं।
तो मैंने 7.5 लाख का सही जवाब दिया, 12 लाख का, 12.5 लाख का सही जवाब दिया, 25 लाख का भी सही जवाब था। अंत में 50 लाख का सवाल था, वो इतिहास से था मेरा। मैं उस सवाल को अभी उजागर नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस टॉपिक को बताता हूँ कि वो इतिहास से था, बुद्धिज्म से संबंधित था। उस पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और समय लेना चाहिए था, क्योंकि वो सवाल मुझे आता था सर। मैंने जब गेम छोड़ दिया, उसके बाद सोचा इसके बारे में कि अच्छा, उस समय वो बात था और ये किताब में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, तो उस सवाल का जवाब मैं जानता था सर, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं लिया, उस समय वो क्लिक नहीं किया मेरे माइंड में, तो इसीलिए उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाया और मैं फिर 25 लाख। क्विट कर लिया। सर ये फोनो फ्रेंड वगैरह भी यूज किया? सर हम वो केबीसी में अभी सिर्फ और सिर्फ 3 लाइफलाइन है। इसके पहले सीजन तक था। तो अभी सर हमारे पास ऑडियंस पोल है, फिर 50-50 है, और एक संकेत सूचक है जिसमें आपको कुछ हिंट मिल जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यही 3 है हमारे पास सर। और कई दफा ऐसे होता है कि लगभग एक नहीं, एक ही सवाल में तीनों खर्च हो जाते हैं। मैंने अपने सारे लाइफ इस्तेमाल किया, मैंने किसी भी प्रश्न में 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे जहां लगता था कि हिंट मुझे चाहिए, एक देश का सवाल था और मुझे लग रहा था कि वो हिंट अगर देंगे तो वो उसके कैपिटल ही देंगे, तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, स्मार्टली मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने वहां पर संकेत सूचक लिया और मुझे हिंट मिल गया उस चीज़ का, और मेरा वो सही हो गया। फिर 50-50 लिया, जहाँ पर जो मुझे संदेह था उस फिर मुझे क्लियर हो गया, और अंत में ऑडियंस पोल लिया तो ऑडियंस ने मुझे जिता दिया था। तो 3 ही हमारे लाइफलाइन अभी होते हैं वहां पर। चलिए, तो आपने विड्रॉ कर लिया और 25 लाख रुपए का अवार्ड जीत लिया। ये देखिए, यही वो चेक है। पकड़िए इसको। अमिताभ बच्चन ने इसको छुआ है, तो मैं भी इसको छू के महसूस कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। और अब जाहिर है अमिताभ बच्चन के साथ मतलब उस एपिसोड का वो मोमेंट बताइए कि जब आप उनसे मिल के फाइनली अब बिछड़ने वाले थे, तो क्या क्या बातें हुई? सर अमिताभ सर जैसा हम लोग सपनों में सोचते थे, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बेहतर होस्ट हैं, इंसान हैं, और हम्बल है सर। हम्बल तो ऐसे हैं सर कि वो आप कुछ भी करिएगा, वो इस तरीके से आपको ग्रीट करते हैं। वो ऐसा कभी आपको महसूस ही नहीं देंगे, कोई भी व्यक्ति हो, भारत के किसी भी कोने से आए, किसी भी क्लास से आए, चाहे वो फाइनेंशियली बड़े हों छोटे हों, क्लास डिस्टिंक्शन में तो वो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे भी आए वो सबको ना सर प्रणाम करके बहुत ही हम्बली ग्रीट करते हैं। मुझे भी सर जब अंतिम में उनके साथ फोटो सेशन था हमारा, तो सर उन्होंने कहा था, मेरी मम्मी से कहा था कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभावान है, वो बहुत ही आगे बढ़ेगा। और मुझसे भी कहा, सुभाष जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बोले सर, ये उस समय दोबारा आंसू आने वाला था मेरे आंखों में, क्योंकि सच में ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंदगी में ना कभी ऐसा मौका मिला है, और ना ही मैं जानता हूँ ना ही ये मौका मिलेगा कभी। तो वो खास पल, अनमोल पल मैं जिंदगी के 80 साल तक सर जीऊंगा और उसको याद रखूंगा। आप अपने बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि इतना कुछ हुआ है तो रांची के लोग जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, कहाँ पढ़े लिखे और कर क्या रहे? मेरे मोहल्ले में वैसे तो सर बहुत ही उत्साह है, सब कोई, जब भी बाहर जा रहा हूँ तो सब हंस रहे हैं। जो लोग नहीं जानते थे पहले, वो भी अब देख रहे हैं, अरे सुभाष है, सुभाष है। तो मैं सर, मेरा नाम सुभाष कुमार, और मैं कुसुम विहार रोड नंबर 7 मोराबादी रांची का रहने वाला हूँ। और मैं अभी सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और एक आईएएस बनना चाहता हूँ। उसी की तैयारी में मैं प्रतिबद्ध हूँ अभी, और अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने सर सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वोकेशनल ऑनर्स से, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू। सर मैंने स्कूलिंग मैंने बिशप वेस्टकोट स्कूल सोई को खूंटी से किया है, वहाँ पर मैं हॉस्टल में रहता था। उसके पश्चात कक्षा 8 से मैंने मिटा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बरियातू से किया है, और उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने सेंट थॉमस स्कूल जो कि धुरवा में है, वहाँ से मैंने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये अचीवमेंट अपने लाइफ के लिए भी किया, और रांची के लिए भी प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि जब एपिसोड प्रसारित हो जाएगा तो एपिसोड की कुछ झलकियां तो हम भी आपको दिखा ही रहे हैं। बहुत रोमांचकारी है, 2 एपिसोड चलता है और उसमें बहुत सारे
ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन जो मिमिक्री आपने सुनाई है वो अपने आप में अद्भुत है। ये गाना मैंने कि ये गाना मैं जब हॉस्टल में रहता था, एक छोटी सी कहानी है, हॉस्टल में रहता था तो पहले नया नया मम्मी से बिछड़ा था, तो मम्मी से हमेशा से बहुत प्यार किया है, तो हॉस्टल में चला गया। तो उस समय तारे ज़मीं पर सेल फिल्म निकली थी, उसमें भी बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है, तो मुझे भी हॉस्टल जाना पड़ा था। हॉस्टल गया था तो उसी समय वो तारे ज़मीं पर फिल्म निकली थी, तो उसमें एक गाना था माँ, और वहाँ का ये कहानी था कि इसीलिए मैं ज़्यादा जुड़ा उस गाने से, क्योंकि चिल्ड्रंस डे पर हमारे प्रिंसिपल सर ने ना हमें पूरे स्कूल को एक रेडियो गिफ्ट किया था। वो रेडियो बहुत ही मतलब उस समय प्रचलित था, रेडियो बहुत बड़ी चीज़ थी हम लोग के लिए। उस रेडियो की वहाँ पर खासियत थी कि वो सीनियर क्लासेस में रहता था, तो मैं उस समय कक्षा 6 में था, तो जब भी गाता था और ये गाना आता था माँ, तो मैं उनके डोमेट्री के बाहर बैठ जाता था, दरवाज़ा बंद रहता था, बैठ जाता था वहाँ पर और वो गाना सुनता था। इसी इसी तरीके से धीरे धीरे मेरा जुड़ाव म्यूज़िक से भी हुआ। तो मैंने वहाँ पर कहा कि ये गाना इसीलिए आज मैं अपनी माँ को समर्पित करता हूँ, और सिर्फ अपनी माँ को नहीं बल्कि जितनी भी माएँ मुझे देख रही हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि मैं उनके बच्चे का वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और ये गाना सुनता हूँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जी, हम अपना बेटा से बहुत प्यार करते हैं, और सर मेरा बेटा मेरा मतलब अभिमान है। और आज ये केबीसी में गया सर, तो हमें बहुत खुशी मिली, क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन से मिलने का हमें सौभाग्य मिला सर, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और सर मेरा फेवरेट हीरो नाना पाटेकर भी है, जो इसने मिमिक्री की। और सर मेरा नाम रेणुका गुप्ता है, और मेरी एक महिला समिति मैं चलाती हूँ, उसमें सभी महिला मुझे आकर बधाई दी, उसकी मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था कि आज मैंने एक अनमोल रतन पैदा किया है इसके। और मैं अपेक्षा करती हूँ सर कि यह बहुत आगे जाए और आईएएस ऑफिसर बने, और आप लोग को मैं बुलाकर दोबारा आपको धन्यवाद। हम भी चाहेंगे, माँ है, माँ चाहे किसी भी लैंग्वेज में माँ माँ होती है, माँ की अहमियत वही है। माँ को जो नहीं समझा है वो शायद वो पैदा होना बेकार है उसका। देखिए माँ पर जो गाना अभी सुभाष ने गाया, तो माँ की आंखों में आंसू। आप अमिताभ बच्चन के सामने जब ये गाना गा रहे थे, तो आप क्या उस टाइम भी आपका दिल भर आया? जी सर, सब मतलब जितनी वहां मतलब मेरे अगल बगल जो भी माँ बैठी हुई थी, सबके आंख में आंसू आ गए थे सर। बोले क्या गाना गाया है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा, आपका अनमोल रतन है आपके पास, और हम बधाई देते हैं और दुआ करते हैं कि आपका बेटा और बहुत आगे जाए। उन पेरेंट्स की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है जिनके बच्चे कामयाब होते हैं, और बच्चे ऐसे कामयाब नहीं होते हैं। अब इस गाने का मर्म है कि माँ आपने मुझे हॉस्टल भेज दिया, खूंटी में भेज दिया, बिशप वेस्टी कोर्ट के हॉस्टल में भेज दिया। दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा हो। सर ये है कि जब मैं इसको हॉस्टल में डाली थी,
तो ये बहुत रोता था सर। तो उनका प्रिंसिपल सर हमें फ़ोन करते थे, तो हमें जाना है 15 दिन के अंदर, तो हमने सप्ताह में जाना शुरू किया। और जाते थे सर, ये गेट के पास ही खड़ा रहता था कि मेरी मम्मी और आ रही है। आती थी, इतना खुश होता था। और इसका फेवरेट खाना रहता था सर, वो मैं बना के उसको लेके जाती थी और सामने बैठ के सर से मतलब कि परमिशन लेके मैं उसे खिलाती थी। और ये हर सप्ताह इंतजार करता था सर कि मेरी मम्मी आएगी। और सर भी बोलते थे कि जैसे ही एक सप्ताह बीतता है वो गेट पे खड़ा हो जाता है और इंतजार करते रहता है। हमले सर ये हमसे कभी दूर नहीं हुआ है। ये मतलब मेरी 2 बेटियां और है सर। तो बेटियां से ज्यादा मेरा ये है, मतलब कि हम कहीं भी जाते तो मेरे ही साथ जाता था, इसलिए मेरा बेटा मुझसे ज्यादा ही लगाव है। चलिए, तरबियत एक शब्द है उर्दू का। कैसी तरबियत होती है, उसी से जो प्रोडक्ट होता है वो कामयाब होता है, तरक्की करता है, फिर जिंदगी में भी सफल होता है। माँ के बहनों के प्यार की जो बॉन्डिंग है वो भी आगे जाकर के उसके लिए जिंदगी का बहुत बड़ा संबल बनती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।